हेलो एवरीवन, द प्रतिमा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। आज मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे हर बार यूजीसी नेट जेआरएफ ही नहीं, इवन हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या है? एकता प्रणाली। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है एकता प्रणाली, किसने शुरुआत की, कैसे शुरू हुई। तो चलिए आइए देखते हैं। एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रचलित एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक और भूमि राजस्व प्रणाली थी। सरल शब्दों में यह नगद वेतन के बदले अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि या भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व का अधिकार था। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है? एकता प्रणाली का अर्थ और परिचय। एकता का अर्थ क्या था? भूमि का टुकड़ा। ये किस भाषा का शब्द था? अरबी भाषा का शब्द था। इस प्रणाली के तहत सुल्तान अपने सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि का एक हिस्सा हस्तांतरित करता था। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? इक्तादार, मुक्ति या फिर वली किसे कहा जाता था? जो उस इक्ता का मालिक होता था। इसका क्या उद्देश्य था? दूरस्थ प्रदेशों से राजस्व वसूलना, साम्राज्य का विस्तार करना और क्या? सुरक्षा करना। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्या है? एकता प्रणाली के सैद्धांतिक आधार क्या है? एकता प्रथा का जन्म मध्य एशिया और पश्चिम एशिया अब्बासी खलीफाओं के समय में हुआ था। प्रसिद्ध राजनीतिक निजामुल मुल्क तुसी ने अपनी पुस्तक सियासतनामा में एकता के सिद्धांतों का विस्तृत व्याख्या की है। भारत में इसे अपनाने का मुख्य कारण दिल्ली सल्तनत के पास शुरुआती दौर में इतना नगद धन नहीं था कि वह विशाल सेना और नौकरशाही को वेतन दे सके। इसीलिए क्या किया? एकता प्रणाली की शुरुआत की। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्या है? प्रशासनिक पदानुक्रम और कार्य क्या है? इक्तेदार केवल एक कर संग्राहक ही नहीं, बल्कि उसके निम्नलिखित कर्तव्य थे। क्या क्या कर्तव्य थे? पहला क्या था? सैन्य दायित्व। सुल्तान के लिए एक सेना तैयार रखना पड़ता था। युद्ध के समय इन सैनिकों को सुल्तान की सेवा में भेजना अनिवार्य था। दूसरा क्या था? कानून व्यवस्था। अपने क्षेत्रों में विद्रोह को दबाना, शांति बनाए रखना मुक्ति या फिर इक्तेदार का मुख्य जिम्मेदारी थी। तीसरा क्या था? न्यायिक कार्य। हालांकि मुख्य काजी न्याय करता था, लेकिन इक्तेदार प्रशासनिक न्याय का केंद्र था। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? एकता प्रणाली का विकास भारत में इसके विकास के 5 चरण दिए गए हैं। पहला चरण क्या है? बीजारोपण। किसके समय में हुआ? मोहम्मद गौरी के समय में हुआ। भारत में एकता प्रथा की औपचारिक शुरुआत 1191 में हुई। किसके समय में हुई? मोहम्मद गौरी के समय में हुई। किसने शुरुआत की? मोहम्मद गौरी ने। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने विजित भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अपने सेनापतियों को एकता यानी कि प्रांत सौंपे। पहला एकता किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहाँ का दिया? हासी हरियाणा का एकता प्रदान किया। इस समय एकता का स्वरूप केवल सैन्य चौकी जैसा ही था। द्वितीय चरण क्या है? संस्थागत ढांचा। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। कब से कब तक? 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रणाली का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। उसने एकता को प्रशासनिक स्वरूप देकर 2 श्रेणियों में बांटा। कौन कौन सी श्रेणी? बड़ी एकता यानी कि प्रांतीय, छोटी एकता यानी कि सैनिकों के वेतन देने के लिए। इसके आगे क्या है? हस्तांतरण की नीति। इल्तुतमिश ने इक्तादारों को एक स्थान से दूसरे स्थान से तबादला करना शुरू किया, ताकि वे स्थानीय विद्रोह न कर सके, स्थानीय आधार न बना सके। उसने दोआब क्षेत्र में 2000 तुर्क सैनिकों को एकता आवंटित किया, ताकि शासन को मजबूती मिले। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? तृतीय चरण क्या है? वित्तीय नियंत्रण। किसके समय में? बलबन के समय में। कब से कब तक? 1266 से 1286 तक। बलबन ने महसूस किया कि कई इक्तेदार अब बूढ़े हो गए हैं और सेना नहीं रख रहे हैं, फिर भी एकता पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की।
जो राजस्व वसूली की रिपोर्ट सीधे केंद्र को देता था। उसने इक़्तिदारों की सैन्य शक्ति के जांच के लिए दीवान-ए-आरिज़ को मजबूत किया। चौथा चरण क्या है? केंद्रीकरण और नगद वेतन। किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। कब से कब तक? 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली में सबसे क्रांतिकारी बदलाव किए। क्या किए? उसने छोटी एकता प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। उसने अधिकांश एकता भूमि को खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि में बदल दिया। इक़्तिदारों द्वारा वसूले गए अतिरिक्त धन यानी कि फवाजिल की वसूली में बहुत ही सख्ती बरती और मुक्ति के अधिकारों को न्यूनतम कर दिया। चलिए आइए आगे देखते हैं इसके आगे है पांचवा चरण। क्या है? वंशानुगत व्यवस्था और पतन। किसके समय में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के समय में। कब से कब तक? 1351 से 1388 तक। यह चरण एकता प्रणाली के पतन का शुरुआत माना जाता है। वंशानुगत सिद्धांत किसके समय में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया कि इक़्तिदार के मृत्यु के बाद उसका पद उसके पुत्र, दामाद या फिर गुलाम को दे दिया जाए। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? इतलाक। इतलाक का क्या मतलब है? उसने सैनिकों को नगद वेतन के बजाय राजस्व हस्तांतरण पत्र यानी कि चेक दिए। इसके परिणाम स्वरूप इक़्तिदार स्वतंत्र व्यवहार करने लगे, जिससे क्या हुआ? केंद्र कमजोर हुआ। इसके आगे क्या है? महत्वपूर्ण की पॉइंट। क्या है? मुक्ता या फिर मुक्ति। इसका क्या मतलब है? एकता का प्रमुख जिसे प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो। दूसरा क्या है? मजूमदार। इसका क्या मतलब है? एकता के भीतर लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। तीसरा क्या है? फवाजिल। इसका क्या मतलब है? वह शेष राशि जो इक़्तिदार अपने खर्च के बाद सुल्तान को भेजता था। इसके आगे क्या? खालसा। वह भूमि जिसे राजस्व सीधे सुल्तान के खजाने में जाता था। यह क्या था? एकता के बिल्कुल विपरीत था। उसके आगे क्या है? नायबे मुक्ति। इसका क्या मतलब है? बड़ी एकताओं में मुक्ति का सहायक होता था। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत में एकता प्रथा की शुरुआत की। तो सबसे पहले किसको दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहाँ की एकता दी? झांसी की एकता दी, जो कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसके बाद क्या है? इल्तुतमिश ने इसे संस्थागत रूप प्रदान किया। इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रणाली का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। बलबन ने इक़्तिदारों की जांच के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिससे क्या हो सके? भ्रष्टाचार कम हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को कमजोर किया और अधिकांश भूमि को खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि में बदल दिया, ताकि सेना को नगद वेतन दिया जा सके। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? एकता को वंशानुगत बना दिया, जो सल्तनत काल के पतन का एक कारण बना। उसके बाद क्या है? एकता के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? एकता 2 प्रकार की होते हैं। कौन कौन सी? बड़ी एकता और छोटी एकता। बड़ी एकता क्या थी? यह प्रांतीय स्तर की होती थी। इक़्तिदार को राजस्व वसूली के साथ साथ प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां भी निभानी होती थी। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्या है? छोटी एकता। इसमें क्या होता था? यह केवल वेतन के बदले दी जाती थी। इसमें क्या था? प्रशासनिक अधिकार नहीं होते थे। ये क्या है? एकता प्रणाली की कार्य प्रणाली क्या है? सबसे पहले राजस्व बंटवारा। इक़्तिदार क्षेत्र में राजस्व वसूलता था। अपने और सेना के खर्च को निकालने के बाद बची हुई राशि को फवाजिल को, जिसे सरकारी खजाने में जमा करना अनिवार्य था। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्या है? हस्तांतरण। शुरुआत में इक़्तिदार का पद हस्तांतरणीय था। सुल्तान किसी भी इक़्तिदार का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता था, ताकि वह स्थानीय स्तर पर शक्तिशाली न बन सके। उसके बाद क्या है? सैन्य उत्तरदायित्व। इसका क्या मतलब है? इक़्तिदार को सुल्तान की मदद के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे। इसके आगे है इक़्तिदार और एकता और सामंतवाद में अंतर। तो चलिए देखते हैं एकता और सामंतवाद में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर क्या है? मालिकाना हक। इक़्तिदार भूमि का मालिक नहीं होता था, उसे केवल राजस्व वसूलने का अधिकार था। जबकि सामंतवाद में क्या है? सामंत क्या होता था? भूमि का मालिक होता था। दूसरा क्या है? हस्तांतरण। एकता बदली जा सकती थी, जबकि सामंती जागीरें अस्थायी और वंशानुगत होती थी।
उसके बाद क्या, केंद्र का नियंत्रण। एकता प्रणाली में सुल्तान का नियंत्रण अधिक सख्त था, जबकि सामंती प्रणाली में ऐसा नहीं था। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, प्रमुख इतिहासकारों के विचार किस पर, एकता पर, एकता प्रणाली पर। सबसे पहले कौन है, W.H. मोरलैंड। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एकता को प्रादेशिक अनुदान कहा है। इसकी तुलना यूरोप के सामंतवाद से की है। इसके आगे कौन है, इरफान हबीब। इनके अनुसार क्या है एकता प्रणाली, भारत में नगरीय क्रांति और मौद्रिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, क्योंकि राजस्व नकद में वसूलने का दबाव बढ़ा। इसके आगे कौन है, A.B.M. हबीबुल्ला। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसे तुर्क शासन को भारत में मजबूती प्रदान करने वाला मुख्य औजार बताया है। इसके आगे चलिए देखते हैं, इसके आगे क्या है, UGC नेट 11 के इम्पॉर्टेंट PYQ एकता प्रणाली से संबंधित। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एकता प्रणाली को वंशानुगत बनाया। तो किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी व्याख्या क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने सेना और प्रशासन में सुधार के नाम पर एकता को वंशानुगत कर दिया, जिससे केंद्र का नियंत्रण कमजोर हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फवाजिल। इसका तात्पर्य क्या है, चलिए देखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इसकी व्याख्या देखते हैं, मुक्ति या इक्तेदार अपने खर्चों और सैन्य खर्चों को काटकर जो शेष राशि सुल्तान को भेजते थे उसे क्या कहा जाता था, फवाजिल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सल्तनत काल में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति एकता के राजस्व की जांच के लिए किसने की। तो किसने की थी, बलबन ने। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, बलबन ने इक्तादारों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, राजस्व का सही अनुमान लगाने के लिए एक ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रथा का संस्थागत रूप दिया। हाँ ये सही है। दूसरा क्या है, मुक्ति और एकता के लोगों से केवल निर्धारित भू राजस्व वसूलने का अधिकार था, यह भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, इल्तुतमिश वास्तविक जन्मदाता था एकता प्रणाली का। सैद्धांतिक रूप से मुक्ति किसानों से अधिक कर वसूल नहीं सकते थे, निजामुल मुल्क तुसी के नियमों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें एकता सुधारों से संबंधित। पहला क्या है, एकता की जांच के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने किया था, बलबन। इस एकता प्रणाली को वंशानुगत किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। एकता को हस्तांतरणीय किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। एकता को खालसा भूमि में परिवर्तित किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सबसे पहले कौन आता है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, एकता को हस्तांतरणीय बनाया किसने किया था, इल्तुतमिश ने। फिर उसके बाद क्या है, एकता की जांच के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति कौन सा नंबर है, 1 नंबर, किसने किया था, बलबन ने। उसके बाद क्या है, एकता को खालसा भूमि में परिवर्तित करना किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्या है, एकता को वंशानुगत बनाना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किस सुल्तान ने अमीरों को एकता के बदले इतलाक भुगतान पत्र देने की प्रथा शुरू की। तो किसने शुरू की, फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी व्याख्या क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को नकद के बजाय गांव के राजस्व के आदेश पत्र इतलाक देना शुरू किया, जो एकता प्रणाली का ही एक विकृत रूप था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इक्तेदारों के संदर्भ में मुफरद कौन थे। तो कौन थे, स्वतंत्र घुड़सवार सैनिक जिन्हें एकता से वेतन मिलता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कथन और कारण का। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को लगभग समाप्त कर दिया। तो कथन सही है। कारण क्या बताया, वह अपनी सेना को
नगद वेतन देना चाहता था और इक़्तिदारों की शक्ति से भयभीत था। तो कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है कि सुल्तान ने यह नियम बनाया कि इक़्तिदारों के व्यक्तिगत खर्च और उनके द्वारा रखी जाने वाली सेना के खर्च को अलग अलग दिखाया जाए। तो ए क्या है? बलबन। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। बी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। सी कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने ऐसा किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसकी व्याख्या क्या है? उसने भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुक्ति की निजी आय और सैन्य खर्च को स्पष्ट विभाजन कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? इक़्तिदारों के हस्तांतरण की प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? इक़्तिदारों को स्थानीय आधार बनाने से रोकना। तो आज हमारा थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।